मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग का एजेंडा का टॉपिक 4 हम लोग डिस्कस करते हैं, व्हाट इज क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए, पहले आप सब लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, थोड़ा सा आप ही बताएं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जैक्टली होता क्या है। कोई भी बंदा एक दो पॉइंट अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। नहीं पता आप लोगों को? सर ऑन So डिमांड services offered over the internet. सर्विसेज अवेलेबल ओवर द Over the internet. इंटरनेट। सर्विसेज, चलो पहला पॉइंट हमें मिला, सर्विसेज आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट, रिसोर्सेस अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। वो सेम चीज है ना, सर्विसेज और रिसोर्सेज। ऑन डिमांड सर्विस, ऑन डिमांड एक्सेस, ठीक है, पे ऑन डिमांड, पे एज मच यू आर यूजिंग या फिर गो, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम डेटा लॉस। प्रोटेक्शन फ्रॉम डेटा लॉस बोल सकते हैं हम। इसको ना हम ड्यूरेबिलिटी लिख लेते हैं ना। स्केलेबिलिटी, ठीक है, गुड। Scalability. अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी तो हमें ऑन प्रेमाइसेस भी मिल जाता है, चलो लिख लेते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी श्याम, दिस किशोर हियर। यस प्लीज। मेरे यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे आपका जो स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है ना, वो बहुत लैग हो रहा है मेरे यहाँ पे। ओके, आई डोंट नो, इट्स ये स्टिल सब लोगों शोइंग के लिए है या फिर? नो AWS। नो ओके, सो इन दैट Okay. in that case, if I log off and log in, it's you can you accept my again request, or it will be auto inserted नो, in आप there? अपने आप से ऐड हो जाओगे, एक बार आप एक बार हम ड्रॉप करके क्योंकि फिर से आप ज्वाइन कर लो, है ना। अभी तक मेरे पास में जो स्क्रीन है ना, Azure वर्सेस AWS और इसी का ही स्क्रीन दिखा रहा है। ऑडियो ये इज आपकी प्रॉपर, आपके साइड ऑडियो से इज प्रॉपर। प्रॉब्लम है, बिकॉज आपका हाँ, इंटरनेट हो सकता है स्लो हो, है ना। आई डोंट नो, ऑडियो बराबर है, पर आई थिंक ये स्क्रीन शेयरिंग का इशू है। एक बार आप लेट मी चेक कर लॉग। लीजिए अपने एंड से, है ना। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं लॉग ऑफ कर रहा हूँ और ओके ओके। प्रॉपर्ली। ओके, थैंक्स। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो एग्जैक्टली मतलब है, आईटी में काम करने का एक नया तरीका है जिसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोल रहे हैं। पहली चीज, इट्स नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू एप्लीकेशन, न्यू फीचर। आप ये समझ लें बस आईटी में काम करने का एक नया तरीका है जिसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोल रहे हैं। फायदा हमें क्या हुआ इस टेक्नोलॉजी को, इस तरीके को यूज करने के बाद, वो चीज हमें समझना है। तो फायदा आपने ऑलरेडी बताया कि सर्विसेज जो है हमारे इंटरनेट से एक्सेसिबल है, फ्रॉम एनीवेयर, एनी टाइम, एनीवेयर। बेस्ट ब्यूटी, वी कैन प्रोविजन द सर्विसेज ऑन डिमांड। जितना हम यूज कर रहे हैं उतना पैसा देना है। ड्यूरेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी, इन सब की मैं आपसे बात करूंगा। अभी क्या होते हैं इनका मतलब आपको कुछ भी नहीं समझना। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक सिंपल सा डेफिनेशन अभी आप याद रखें, लार्ज अमाउंट ऑफ आईटी रिसोर्सेस आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, इसको हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ आईटी रिसोर्सेस। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि यार आईटी के रिसोर्सेस होते क्या हैं। मैं ऑन प्रेमाइसिस जब डेटा सेंटर में काम करता हूं तो व्हाट आर द आईटी रिसोर्सेस आई एम यूजिंग डेली टू डेली। तो देखो, पहली चीज है कि हर एक यूजर को एक सर्वर की डिमांड है कंपनी में, जिसको आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, बट क्लाउड में हम इसको बोलते हैं इंस्टेंस। आपने बोला कि सर सर्वर के साथ मेरे को लोड बैलेंसर की जरूरत होती है। लोड बैलेंसर के साथ आपको डेटाबेस की जरूरत होती है, डीबी का। डीबी के साथ आपको डिफरेंट डिफरेंट गेटवेज की जरूरत होती है। गेटवे हो सकता है आपका राउटर हो, स्विच हो, फायरवॉल हो। और इसमें भी फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, फिर आपके मल्टीपल टाइप्स के एप्लीकेशन होते हैं कंपनीज में।
स्टोरेज की आपको जरूरत है एप्लीकेशन के लिए, बैकअप के लिए, डिजास्टर रिकवरी के लिए। तो कंपनीज ने बोला कि यार हम अपना जब ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर लगाते हैं ना, वी हैव द लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। एक डेटा सेंटर में रखे सर्वर का लाइफ साइकिल, सर्वर का भी एक एंड ऑफ लाइफ है कि एक सर्वर 10 साल तक मेरे को अच्छा रेस्पॉन्स कर सकता है। आफ्टर 10 years I will get the latency from the hardware level itself. If your hardware will throw the latency, then you can say एप्लीकेशन में अपने आप से लेटेंसी होने वाला है। पहला प्रॉब्लम कि भाई डेटा सेंटर में हार्डवेयर एक्सपेंशन रिप्लेसमेंट मोस्ट चैलेंजिंग जॉब मेरे सामने होता है। तो यहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग पिक्चर में क्यों आया? कस्टमर ने बोला कि आईटी में ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज हैं, दे कैन नॉट सेट अप द डेटा सेंटर्स। मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं 100 सर्वर्स फिजिकल डेटा सेंटर में लगाऊं। डेटा सेंटर का कॉस्ट, कूलिंग सिस्टम, सिक्योरिटी गार्ड, लैंड का कॉस्ट, लीज कॉस्ट, इनको मैनेज कौन करेगा? चलो एक बार वन टाइम अगर मेरे को स्पेंड करना है तो वन टाइम मैंने कर भी दिया, लेकिन फ्यूचर में भी उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, उसको कौन पे करेगा? आई एम नॉट श्योर कि मेरा बिजनेस जो डेटा सेंटर मैंने लगाया है वो चलेगा भी कि नहीं। तो ऐसे चैलेंजेस ना कस्टमर के सामने आज भी हैं। कस्टमर ने बोला कि यार ऐसा करते हैं, मैं मार्केट में जाता हूं और पहले ये सर्च करता हूं कि क्या कोई ऐसा बंदा है जो मेरे को सर्वर, लोड बैलेंसर, डेटाबेस, गेटवे, राउटर, फायरवॉल, स्विच, एक आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने के लिए जो रिसोर्सेज, जो सर्विसेज मेरे को चाहिए होती है, क्या कोई बंदा रेंट पे इनको देता है? रेंट का मतलब क्या हो गया? जितना मैं यूज करूंगा उतना पे मैं आपको कर दूंगा आवरली बेसिस पे। लेकिन यही चीज मैं आपसे ऑन प्रेमाइसिस बात करता हूं ना, तो ऑन प्रेमाइसिस का मतलब क्या होता है? एक सर्वर का कॉस्ट अगर 10 लाख रुपीज है ना, तो आप वेंडर से ये नहीं बोल सकते कि यार आपके सर्वर को ना मैं एक घंटे चलाऊंगा तो आवरली मेरे से आप पैसा ले लो। वो आपसे बोलेगा सर आई एम रियली सॉरी, जितना इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है हार्डवेयर का उतना आपको देना पड़ेगा। अब इसको आप अपने डेटा सेंटर में एक घंटे चलाना, पूरे दिन चलाना, ये आप जानो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने बोला कि भाई सर्विसेज, पहला फायदा, दुनिया में कहीं से भी बैठ के कैसे भी आप इनको एक्सेस कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। दूसरा ब्यूटी, रेदर देन फोकसिंग ऑन द हार्डवेयर पार्ट यू कैन फोकस ऑन योर एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि ऑल सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन डिमांड। यू विल नॉट हैव टू वेट फॉर द 10 days, 20 days, 30 days। आपने बोला कि सर AWS क्लाउड में अगर मैं काम करता हूं और Amazon को मैंने बोला कि मेरे को 100 सर्वर्स चाहिए, तो क्या मेरे को 10 दिन पहले बताना होता है उनको? नहीं। अभी अगर 4:15 हो रहे हैं ना और आपके माइंड में आया कि मेरे को 50 सर्वर्स, 100 सर्वर्स की डिमांड है, AWS से मेरे को रेंट पे इतने सर्वर्स ओवर द इंटरनेट लेने हैं, तो AWS आपसे बोलेगा कि भाई आपके अकाउंट में लॉग इन करो और सर्विस का नाम है EC2, वहां पे जाना और सर्विसेज अपने सर्वर्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर देना। इसका मतलब हो गया ऑन डिमांड। AWS की हर सर्विस एक्सेसिबल है ओवर द इंटरनेट। यू कैन कम्युनिकेट AWS services over the internet on demand, pay as much you are using। जितना हम यूज करेंगे उतना हमें पे करना है। ड्यूरेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी क्या होता है उसकी मैं आपसे अभी बात करूंगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? क्लाउड का देखो सीधा सा मतलब है समथिंग इज ऑन रिमोट साइट, या एक नेटवर्क को ही हम लोग क्लाउड बोल सकते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब हो गया कि लार्ज अमाउंट ऑफ आईटी रिसोर्सेस आर एक्सेसिबल ओवर द नेटवर्क या ओवर द इंटरनेट, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन एक चीज आपको दोस्तों थोड़ा सा क्लियर करके मैं ये चलता हूं, आईटी में जो भी नए सर्विस आते हैं ना, उनको आने का बहुत बड़ा रीजन होता है। आप अपने जब एप्लीकेशन को अपग्रेड करते हैं ना, आपने सुना होगा कि एप्लीकेशन का पैचिंग चल रहा है, उसका नया रिलीज आया है, मेरे को उसका अपग्रेड करना है। तो वो क्यों आया? क्योंकि किसी यूजर ने आपको एक बग रिपोर्ट किया था
इस पर्टिकुलर रिलीज में एक बग है और इसका जो फिक्स है ना वो अपकमिंग पैचिंग में उसका वो फिक्स आपको मिल जाएगा। लेकिन आपने क्यों किया? क्योंकि आपके सामने वो चैलेंज था, वो फीचर आपको अपडेट करना था। सेम चीज अगर मैं एक एज अ आईटी इंजीनियर सोचता हूं कि यार क्लाउड कंप्यूटिंग को लाने का रीजन आईटी में क्या था, क्या बिना क्लाउड कंप्यूटिंग के हम अपने आईटी सेक्टर को रन नहीं कर सकते थे? आईटी में एप्लीकेशन प्रोविजनिंग नहीं हो सकती थी? आराम से हो रही है, आज भी हो रही है। जरूरी नहीं कि सब कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग ही यूज करते हैं, कुछ कंपनीज आज भी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके बैठे हैं। तो वाई वी रिक्वायर्ड द क्लाउड कंप्यूटिंग? अब मैं आपसे थोड़ा सा बात कर रहा हूं, जब क्लाउड कंप्यूटिंग पिक्चर में नहीं है तब आप एप्लीकेशन प्रोविजनिंग कैसे करते हैं। और ये मैं आपसे बात कर रहा हूं लेटर ऑन, लेट सपोज 1990 यहां पे आप आईटी में काम कर रहे थे सपोज करो। तो दोस्तों यहाँ पे जो काम करने का तरीका है ना, यहाँ पे जो काम करने का तरीका है, कंपनीज ने पता क्या कर रखा था 1990 की, मैं अगर आपसे बात करता हूं 1990 की, सब कंपनीज के पास अपने अपने डेटा सेंटर हैं। डेटा सेंटर में सर्वर लगा है और सर्वर के अंदर आपने चला रखा है एप्लीकेशन को। यू हैव द एप्लीकेशन इनसाइड दिस सर्वर। बट प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है? पहले हम लोग जो एप्लीकेशन प्रोविजनिंग कर रहे थे ना, पहला चैलेंज हमारे सामने, वन एप्लीकेशन वन सर्वर। दैट मीन्स कि इफ यू हैव द 100 एप्लीकेशंस यू नीड टू परचेज 100 सर्वर्स। इससे नुकसान क्या हुआ? यू विल बी रिक्वायर्ड द मैन पावर एडिशनली, कॉस्ट, एडिशनल स्पेस और नो हाई अवेलेबिलिटी। बिकॉज वन एप्लीकेशन वन सर्वर, दैट मीन्स कि अगर सर्वर डाउन हुआ तो एप्लीकेशन भी आपका क्या हो सकता है, कभी भी डाउन हो सकता है। थिंक अबाउट द रिसोर्स प्लानिंग ऑल्सो। आपने बोला कि सर जो सर्वर मैंने अपने डेटा सेंटर में लगा रखा है ना, उस सर्वर में लेट सपोज 100 GB का रैम लगा था, उसमें 4 फिजिकल सीपीयू लगे थे, 4 NIC लगे थे और लेट सपोज 500 TB का स्टोरेज उसमें लगा था। थिंक अबाउट दैट प्रोस्पेक्टिव। और इस सर्वर का पूरा जो कॉस्ट था ना, वो 10 लाख रुपीस का एक सर्वर मेरे को पड़ा था डेटा सेंटर में। और मैंने क्या कर रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन कि हम एक सर्वर पे मल्टीपल एप्लीकेशन होस्ट नहीं कर सकते, रन नहीं कर सकते, दैट्स वाई मैंने क्या किया, एक स्टैंड अलोन हार्डवेयर पे एक एप्लीकेशन रन कर दिया। क्या रियल में, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि यार उस एप्लीकेशन का क्या रियल में इतना यूटिलाइजेशन होगा कि वो आपका एप्लीकेशन 100 GB रैम को यूज कर रहा हो, 4 CPU को यूज कर रहा हो, 4 NIC और 500 TB स्टोरेज को? जस्ट गिव मी द आंसर, क्या रियल में एप्लीकेशन का इतना यूटिलाइजेशन हो सकता है? यस और नो? No, sir. एब्सोल्युटली नो। तो इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिला? मतलब मैंने अपने आप से खुद से क्वेश्चन किया यार कि ये तो रिसोर्स प्लानिंग बड़ा मैंने गलत किया। मैं एक सर्वर पे एक एप्लीकेशन रन करता हूं, कॉस्ट मेरा ज्यादा, मैन पावर मेरे को ज्यादा चाहिए और रिसोर्स का जो वेस्टेज मैं कर रहा हूं वो मेरा एडिशनल पॉइंट है। तो हमारे आईटी में एक नया टेक्नोलॉजी आया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। हमारे सामने चैलेंज क्या था? एप्लीकेशंस को कपल्ड कर पाए हम लोग, मतलब एक सर्वर पर क्या हम मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं? आपने बोला यार मल्टीपल एप्लीकेशन चलानी है तो मल्टीपल पहले ओएस होने चाहिए, बट एक सर्वर में क्या मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम नेस्टेड आप रन कर सकते हैं? यू कैन आंसर मी। अगर मैं वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की आपसे बात ना करूं, क्लाउड कंप्यूटिंग की आपसे बात ना करूं, क्या हम एक सर्वर के अंदर मल्टीपल ओएस रन कर पाते थे? No, sir. एब्सोल्युटली नो।
तो मेरे सामने चैलेंज आया कि मेरे को मल्टीपल सर्वर्स रन क्यों करने हैं, क्योंकि भाई एक मशीन की मैं आपसे बात करता हूं ना, तो जितने बैकएंड रिसोर्सेस उसमें लगे हैं उतना यूटिलाइजेशन उसका है नहीं। अननेसेसरी मैंने रिसोर्सेस को क्या कर रखा है, प्रोविजन कर रखा है। दैट्स वाई सीधा सा मैंने बोला कि यार टेल मी द बेस्ट वे टू प्रोविजन द टोटल हार्डवेयर रिसोर्सेस। टेक्नोलॉजी आईटी में हमारे सामने आया जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी ने क्या चेंजेस करे, ओवर द सिंगल हार्डवेयर यू कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन्स साइमल्टेनियसली। आप ये भी बोल सकते थे कि सर हम एक मशीन को डुअल बूट भी तो बना सकते हैं। भाई डुअल बूट बना सकते हैं, बट साइमल्टेनियसली दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो सकते। एक बार में या तो विंडोज चला सकते हैं या लिनक्स चला सकते हैं। योर रिक्वायरमेंट इज एक सिंगल हार्डवेयर इतना मेरा कैपेबल है कि उसमें 100 GB रैम लगा है और एप्लीकेशन का यूटिलाइजेशन ओनली 1 GB है, 99 GB रैम मैं अपना वेस्ट कर रहा हूं। मैं हो सकता है उसमें 99 और मशीन्स रन कर सकता था ऑपरेटिंग सिस्टम के, 99 एप्लीकेशन मेरे और चल सकते थे एक सिंगल हार्डवेयर पर। तो ये चीज जो हमको अलाउ किया ना, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी वी कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन साइमल्टेनियसली। अब क्वेश्चन यहां पे ये निकल के आता है कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के टाइप क्या हो सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो चैलेंज था ना वो ये था कि हमें एक सर्वर के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के मशीन्स को रन करना है। और वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में वीएम्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वी कॉल वर्चुअल मशीन्स। Virtual machine. यानी कि अब कंपनीज ने पता है क्या चेंजेस करे। इन्होंने बोला कि भाई डेटा सेंटर में हम जब भी काम करेंगे ना, तो ये हमारा डेटा सेंटर होगा। डेटा सेंटर में एक सर्वर होगा और इस सर्वर के अंदर हम चाहे तो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के मशीन्स रन कर सकते हैं। बट कैसे, एक फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअल करने के दो तरीके हमें मिले। जिन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप पॉइंट्स पे ध्यान रखो कि मैं कनेक्ट आपको कहां करना चाहता हूं। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में नो वन विल आस्क यू अबाउट वर्चुअलाइजेशन, नो वन विल आस्क यू अबाउट द वर्चुअल मशीन्स। लेकिन ये पूरा जो इवोल्यूशन हुआ है ना, उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। समझ में आ जाए तो अच्छा है, ना आए तो भी अच्छा है, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या बोलता है, एक सर्वर पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स आप रन कर सकते हैं और उस हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करने के दो तरीके हैं। यानी कि इटसेल्फ हमारे पास तरीके कौन कौन से हैं। एक तरीका है जिसको आप बोलते हैं क्या, वेयर मेटल। और दूसरा तरीका क्या है आपका, जिसको हम बोलते हैं होस्टेड, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हैं, टाइप 2। और वेयर मेटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप 1, ठीक है। अब आपने ये नहीं बोला कि सर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या आया था, क्या ऐड हुआ जिसकी वजह से मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक मशीन पे हम लोग रन कर पा रहे हैं। तो आपने ना एक एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरवाइजर। Yes, sir. वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी ये कहता है कि मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है एंड दैट इज कैपेबल टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ सिंगल हार्डवेयर। आपने बोला कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा फीचर नहीं होता क्या, ओएस में ऐसा कोई डिफॉल्ट फीचर नहीं होता कि जिसमें कि आप नेस्टेड ओएस के अंदर ओएस रन कर दो। हाइपरवाइजर क्या है आपका, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है व्हाट इज हाइपरवाइजर। तो आपको एक सिंगल डेफिनेशन में बता देता हूं, हाइपरवाइजर भी एक लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, बट इसमें कैपेबिलिटी होता है आपके हार्डवेयर को वर्चुअली रिसोर्सेस को शेयर करने का। मैंने कहा यार एक मशीन को, एक एप्लीकेशन को 1 GB रैम मेरे को देना है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप क्रिएट करके दे दो और उसको 1 GB रैम प्रोविजन कर दो। ये कैपेबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है। बट हाइपरवाइजर क्या कहता है कि आई हैव द कैपेबिलिटी
टू वर्चुअलाइज योर फिजिकल हार्डवेयर। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में टेक्निकली उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं हाइपरवाइजर। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में मल्टीपल कंपनीज आपके डील करते हैं ना, Amazon हो गया, फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ऐसे ही वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में भी मल्टीपल कंपनीज हैं जो आपके डील करते हैं। लाइक VMware हो गया जो सबसे बड़ा मार्केट को कवर करके बैठा है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में। इसके बाद सिट्रिक्स आपका हो गया, सिट्रिक्स के बाद रेड हैट वाले भी इस लाइन में है, ठीक है, या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट। VMware की मैं अगर आपसे बात करता हूं तो VMware वाले अपने हाइपरवाइजर का नाम बोलते हैं ESXi सर्वर्स। सिट्रिक्स वाले क्या बोलते हैं? जेन। रेड हैट वाले क्या बोलते हैं इसको? KVM। माइक्रोसॉफ्ट वाले क्या बोलते हैं इसको? हाइपर-V। अब आप ये बोलोगे सर इनका इंस्टॉलेशन का तरीका क्या है? जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO होता है ना, सेम आपके हाइपरवाइजर्स का भी ISO होता है, लेकिन वो बहुत लाइट वेट होता है, क्योंकि उस हाइपरवाइजर में बस एक प्लगइन है जो OS में नहीं है, टू वर्चुअलाइज योर हार्डवेयर रिसोर्सेज। हाइपरवाइजर कैन शेयर द टोटल फिजिकल रिसोर्सेज इनसाइड द वर्चुअल मशीन्स। अब टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है? जैसे मैंने बोला कि सर मेरे पास एक हार्डवेयर डेटा सेंटर में लगा है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अगर ESXi सर्वर को इंस्टॉल कर दिया, ESXi हाइपरवाइजर को अगर इंस्टॉल कर दिया, या फिर मैंने जेन हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर दिया, KVM कर दिया, हाइपर-V कर दिया। अब मैं चाहूं ना इस सिंगल हार्डवेयर पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के मशीन्स क्रिएट कर सकता हूं। हर एक मशीन का सेपरेट IP होगा, सेपरेट स्टोरेज होगा, सेपरेट CPU होगा, रैम होगा, एवरीथिंग विल बी सेपरेट। एंड हु इज प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज? दिस हाइपरवाइजर। अब आप बताएं विच वन इज बेस्ट सॉल्यूशन? वन सर्वर वन एप्लीकेशन, या वन सर्वर कैन हैव द मल्टीपल एप्लीकेशंस? multiple application. और मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन करता हूं, आपने AWS से बोला कि या आप मेरे को एक सर्वर बना के दे दो, तो बैकएंड में जो AWS के डेटा सेंटर में फिजिकल सर्वर लगा है, क्या उसी को उठा के AWS आपको दे देता है? नहीं देता है। No, sir. वो लोग क्या बोलते हैं? इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार क्लाउड कंप्यूटिंग को फिजिबल बनाने के लिए, एंड यूजर को अवेलेबल कराने के लिए जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं उनका बैकएंड टेक्नोलॉजी क्या है? आंसर कर सकता है आप में से कोई? इन बैकएंड ऑल दी क्लाउड प्रोवाइडर्स यूजिंग द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी ओनली। क्योंकि उन्होंने बोला है भाई कि हमारे पास बैकएंड में तो फिजिकल डेटा सेंटर्स हैं ही, लेकिन हमने अपनी फिजिकल रिसोर्सेज को भी वर्चुअलाइज कर रखा है। यानी कि मेरे पास भी बैकएंड में हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर है, और उस सर्वर पर ही मैं आपके इंस्टेंसेस को, रिसोर्सेस को क्या करता हूं? प्रोविजन करता हूं। बट डोंट एक्सपेक्ट कि आपने जब भी मेरे से सर्वर मांगा मैं आपको एक डेडिकेट फिजिकल सर्वर आपको लगा के दे दिया, नहीं। आपको जितने रिसोर्सेस चाहिए थे उस पूल में से कट करके मैंने आपको उतने रिसोर्सेस बैकएंड से प्रोविजन करके आपको दे दिए। आपको क्या चाहिए? एक OS चलाने के लिए CPU चाहिए, रैम चाहिए, NIC चाहिए, स्टोरेज चाहिए। यू कैन स्टार्ट द OS इंस्टॉलेशन। तो बेयर मेटल का मतलब है जब डायरेक्टली हम अपने एक हार्डवेयर पे एक हाइपरवाइजर, एक कंप्यूट भी हम इसको बोल सकते हैं ना, हाइपरवाइजर जब इंस्टॉल करते हैं, और दिस सर्वर नाउ कैपेबल टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन्स, और इन OS के मशीन्स को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं वर्चुअल मशीन। अच्छा सॉरी, ये जो बेयर मेटल में अगर हम कोई सर्वर इंस्टॉल करते हैं अपना, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम अपनी एप्लीकेशन को CPU भी असाइन करेंगे और रैम भी सेपरेटली असाइन करेंगे? तो एवरीथिंग ओके, every single machine have the isolated CPU, RAM, network and storage configuration। इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है।
इसमें और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, इसमें ओएस अलग है, इसमें ओएस अलग है, एप्लीकेशन अपना सेपरेट, यहाँ पे एप्लीकेशन अलग, यहाँ पे भी एप्लीकेशन अलग, बट हु इज यहाँ तो प्रोवाइडिंग द हमने रिसोर्सेज, हु इज प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज, दिस हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर, और हमने यहाँ पे जो भी हमने ओएस इंस्टॉल किया अपनी बेयर मेटल में लाइसेंसेस हमने अपने यूज किए। यस, अगर हम AWS में जाते हैं, उधर से जाके हमने उन्हें कहा कि हमें आप सपोज 10 CPU और 100 गिग रैम के साथ हमें आप दे दो, उसके बाद उसको हम अपने लिए एक मशीन फुल बना के उसके बाद अंदर VMs अपने बनाएंगे कि नहीं उन नहीं नहीं, नेवर। देखो, इनका क्वेश्चन है कि सर मैं अगर ऐसा करना स्टार्ट कर दूं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लेके पहले मैं हाइपरवाइजर इंस्टॉल करूं और हाइपरवाइजर के बाद हम लोग क्या करें, फिर अपने VMs को क्रिएट कर लें, ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग में हम कभी नहीं करते हैं। यानी कि सेपरेटली हर एप्लीकेशन को सेपरेटली इंस्टॉल करते जाए, उसको असाइन करते जाए जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है एज पर आपको अगर CPU। बैकएंड समझना है कि सर जो मैं इंस्टेंस, जिसको आप इंस्टेंस बोल रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, उसका बैकएंड क्या है, बैकएंड वर्चुअलाइजेशन है। मतलब मेरा जो इंस्टेंस है ना, अगेन किसी ना किसी हाइपरवाइजर पे रनिंग हो रखा है AWS क्लाउड के डेटा सेंटर में। आई एम नॉट गेटिंग द डेडिकेट रिसोर्स। और फर्दर हमारे पास ऐसा भी ऑप्शन नहीं होता, कैन बी इंस्टॉल दी कस्टमाइज हाइपरवाइजर बाय यूजिंग द AWS रिसोर्सेज। आंसर क्या है इसका, नो। नो। ओके, पर एप्लीकेशन पर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें उनसे रिसोर्स लेना पड़ेगा। यस, वर्चुअल है वो भी, नॉट हाँ, वर्चुअल, डेडिकेट। बिल्कुल वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, शेयर, है हाँ ना। जी, ठीक। हमारे पास 100 रुपीज हैं, अब मैंने बोला कि मेरे पास 10 बंदे हैं, उनको इक्वली डिवाइड करना है, तो 10-10 रुपीज आप आराम से दे दो। इसका मतलब है वर्चुअली शेयर रिसोर्सेस। ठीक है, चलो। ये सर, ये जैसे हाइपरवाइजर है, ये हाइपर थ्रेडिंग भी काइंड ऑफ यही है, मतलब कि हाइपर थ्रेडिंग इसको नहीं बोल सकते, वो टोटली अलग चीज होती है। हाइपर थ्रेडिंग में और हाइपरवाइजर में डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके हाइपरवाइजर आपका एक यूटिलिटी है टू टू वर्चुअलाइज योर फिजिकल रिसोर्सेस। ओके। एंड सर वो हार्डवेयर में जो VT इनेबल करते हैं, जैसे दैट इज हाइपरवाइजर। ओके, जो आपने हार्डवेयर में देखा VT होगा इनेबल। बहुत सारे हार्डवेयर ऐसे होते हैं जिनके बायोस में जाके हमें BT टेक्नोलॉजी को इनेबल करना होता है फिजिकल करेक्ट लेवल से पहले, है ना। करेक्ट करेक्ट। काफी सर्वर्स में भी वो फीचर्स इनेबल मतलब करना नया पड़ता है। डेटा सेंटर जब इंस्टॉलेशन हम लोग करते हैं ना, जब ब्लेड सर्वर्स या रैक माउंट सर्वर्स के आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, सम टाइम हमारी फाइंडिंग ये होती है कि उसमें BT टेक्नोलॉजी इनेबल नहीं है, तो मैनुअली फिर बायोस में जाके हम उस फीचर को क्या करते हैं, पहले इनेबल करते हैं। इनेबल करते हैं। जिस हार्डवेयर के बायोस में BT इनेबल नहीं होगा, वहां पे हाइपरवाइजर भी आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। मतलब वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आपको मिलेगा ही नहीं, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो। यानी कि आप लोगों ने ये भी देखा होगा, जब हम लोग लिनक्स वगैरह की ट्रेनिंग करते हैं ना, तो ट्यूटर हमसे क्या बोलता है कि भाई मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास विंडोज के लैपटॉप्स होते हैं, लेकिन आपकी डिमांड क्या है कि विंडोज में लिनक्स का मशीन आपको बनाना है प्रैक्टिकल के लिए। तो फिर आपसे जो भी ट्यूटर होता है क्या बोलता है कि भाई आप विंडोज तो आपने डाला हुआ है, विंडोज के अंदर आप एक सॉफ्टवेयर डाल लो जिसका नाम है क्या, VMware वर्क स्टेशन। या फिर अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं आप, Oracle वर्चुअल बॉक्स भी आता है आपके पास, या फिर VM प्लेयर। वी हैव द n नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स। फिर इस VMware वर्क स्टेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्या कर पाते हैं, हाँ जी, उसमें लिनक्स हम मशीन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कर ये पाते Ubuntu हैं। इंस्टॉल करेंगे, यू लिनक्स कैन इंस्टॉल क्रिएट द करेंगे। वर्चुअल मशीन एज पर द रिसोर्सेस। अगर विंडोज में टोटल 8 GB है, जितने रिसोर्सेस प्रोविजन है उससे ज्यादा एलोकेशन आप नहीं कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द बैकएंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कि आपके अंडरलाइंग हार्डवेयर में कितने रिसोर्सेस लगे हैं। और टाइप 2 जो है ना, नॉट रिकमेंडेड फॉर द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। लर्निंग पर्पज से स्टूडेंट लेवल से आपको टेस्टिंग काइंड ऑफ एनवायरनमेंट चाहिए, तो आप ये वाला टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन टाइप आप यूज कर सकते हैं। कंपनीज में हमेशा हम आज भी जो यूज करते हैं ना, वो है आपका वेयर मेटल इंस्टॉलेशन टाइप 1। यानी कि AWS भी ये कहता है कि मेरा जो बैकएंड टोटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, दैट डिपेंड्स ऑन द वेयर मेटल टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन। और ये सर रेडिट का जो KVM है वो टाइप 2 है, और ये तो माइक्रोसॉफ्ट। हाइपरवाइजर्स के टाइप हैं।
VMware वाले अपने हाइपरवाइजर को ESXi बोलते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम देता है? विंडोज। Windows. रेडिट वाले क्या देते हैं? रेडिट वाले लिनक्स देते हैं ना अपना, RHEL जिसको आप बोलते हैं, हाँ. है ना। मतलब अलग अलग वेंडर हैं, अलग अलग नाम से अपनी चीजों को सेल कर रहे हैं बस। नहीं सर, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी है, तो पहले हम अपना विंडोज इंस्टॉल करते हैं, समझ उसके गया। ऊपर हाइपर आप वी ये बोल रहे हैं कि सर OS को ही हम हाइपरवाइजर में कन्वर्ट करते हैं, सेम चीज हम KVM में करते हैं, केवीएम में करते हैं, तो ये है ना? होस्ट टाइप 2 हो गया ना सर? नहीं 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 नहीं, जब आप उसमें KVM के पैकेज इंस्टॉल कर देते हैं ना, दैट विल कन्वर्ट टू टाइप 1। और विंडोज में जब तक आप हाइपर वी के प्लगइन को इनेबल नहीं करते हैं, तब तक तो वो क्या है? टाइप 2 है, ठीक है ना। और जैसे ही आपने हाइपर वी के प्लगइन को इनेबल किया, दैट विल कन्वर्ट टू टाइप 1। क्योंकि हमको ये KVM और हाइपर वी के फीचर इनेबल करने के बाद ही एक्चुअल में फीचर मिलते हैं वर्चुअलाइजेशन के, उससे पहले कुछ नहीं मिलता उसमें। हाई अवेलेबिलिटी, VM माइग्रेशन, ये सब फीचर्स नहीं मिलते फिर हमें, है ना। ओके सर, करेक्ट सर। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो One more question, Shyam, just one more question. यस कि प्लीज। जैसे लाइक ESXi है ना, हाइपरवाइजर है। लेट्स से जो ये हाइपरवाइजर का 8 GB रैम है एग्जांपल, राइट, और उसके ऊपर मुझे 3 एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल करे हैं, हाँ, ठीक है। तो वो 3 एप्लीकेशन इट शुड बी इक्वल टू 8 GB, मतलब उनका भी उतना ही होना चाहिए मेमोरी आइडियली तो कंजम्पशन। इतना ही बोला जाता है कि अगर आप 4 एप्लीकेशन रन करो और चारों का यूटिलाइजेशन 3-3 GB है और ओवरऑल हाँ, रिसोर्स आपके पास 8 GB है, तो वो एप्लीकेशंस हाँ, नहीं चलेंगे। ओके। मतलब वी तो शुड हैव द वो सफिशिएंट रिसोर्सेज फ्रॉम द बैक एंड। कितने मशीन्स हम बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द बैक एंड रिसोर्सेज। फिजिकली एंड कितने रिसोर्स मान लगे लीजिए हैं। कि शुरू में ठीक है, आई मीन वी नो कि इतना ही होगा, हाँ, बट ग्रेजुअली ओवर द टाइम यदि वो मेमोरी यूटिलाइजेशन ज्यादा या CPU यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाता है, आई मीन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, तो क्या हम करते हैं? मतलब नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है? तो हम उसको लोग क्या माइग्रेट करते नया हैं, एक सर्वर। इटसेल्फ जो आपके हाइपरवाइजर्स है ना, उनको एज अ क्लस्टर हम रन करते हैं। मैं क्या करूंगा, आई विल टेक द 4 हाइपरवाइजर्स, ठीक है, इनको एक क्लस्टर में ऐड करूंगा। अब इनके जितने रिसोर्सेस मैं कैलकुलेट करूंगा, मैंने बोला कि एक सर्वर पे सपोज करो यहाँ पे 20 टेराबाइट रैम लगा है, 20 टेराबाइट हर एक में लगा है, टोटल मेरे पास कितना हो गया रैम? हाँ जी, 80 टेराबाइट। टेराबाइट, हाँ। अब मेरे पास ये पूल हो गया कि भाई इतनी रैम है, यानी कि इन चारों हाइपरवाइजर्स को लगा के आई कैन प्रोविजन मैक्सिमम 80 टेराबाइट रैम। फिर हम जब कंपनी में प्रोडक्शन सिस्टम्स की बात करते हैं ना, तो सिंगल हाइपरवाइजर पे भी हम रिसोर्सेज प्रोविजन नहीं करते कभी भी, क्योंकि ये हाइपरवाइजर अगर डाउन हो गया तो क्या होगा। प्राइमरी सेकेंडरी पे। हम ये चाहते हैं कि अगर इस हाइपरवाइजर में भी कोई प्रॉब्लम हो, माई ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन्स या एप्लीकेशन शुड बी माइग्रेटेड टू नेक्स्ट अवेलेबल हाइपरवाइजर। आप जो पूछ रहे हैं ना कि इनिशियली तो मैंने 3 GB लिया और बाद में मेरे को लगा कि यूटिलाइजेशन इसका हाई हुआ, तो उसका एक तरीका ये रहता है कि हाइपरवाइजर्स को भी इटसेल्फ हम पूल की तरह रन करते हैं, एज अ क्लस्टर हम रन करते हैं। और क्लस्टर में वी हैव द अदर हार्डवेयर ऑल्सो, दूसरे हाइपरवाइजर्स भी हैं, वो भी अपनी रिसोर्सेज को जब शेयर करते हैं तो उसका हम पूल क्रिएट कर लेते हैं एक। नाउ आई हैव द टोटल 80 टेराबाइट रैम। अब बियॉन्ड 80 TB नहीं जा सकते आप, ये लिमिटेशन फिर भी होगा, ठीक है ना। सर ऐसा कोई फॉर्मूला है, या मतलब कि जैसे हमने अपना कोई क्लस्टर या कोई EXSI डिफाइन किया, तो उसके अंदर कितने मैक्सिमम VMs हम मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन द रिसोर्स अवेलेबिलिटी। कोई जिस ऐसा सब तरीका नहीं है। जैसे आपने बोला कि सर 16 GB रैम लगा है, अब कितने BMs में बना सकता हूं? 16, भले ही आप BM तो 100 बना के रख दो उस पे, लेकिन आप 100 BMs को एक साथ जब अप करेंगे ना, तो हर एक BM को कुछ रिसोर्स चाहिए होगा वर्चुअली। अब सपोज करो स्टार्टिंग के 16 BM आपने स्टार्ट किए, सबका यूटिलाइजेशन 1 GB था, तो ऑल रिसोर्स आपके अंडरलाइंग के कंज्यूम हो गए, तो 17वां BM आप स्टार्ट करोगे ना, वो स्टार्ट हो ही नहीं सकता।
नहीं, जैसे रिकमेंडेशन होता है जैसे कोई कि 16। रिकमेंडेशन ये एडमिन का प्लानिंग होता है ये सब। ओके। एडमिन को ये चीज पता होना चाहिए कि मेरे पास टोटल रिसोर्सेज बैकएंड में कितने हैं, नाउ व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लोड ऑन दिस हाइपरवाइजर। तो हमारे पास फिर वो मॉनिटरिंग के एप्लीकेशंस भी होते हैं ना। हम रियल टाइम मॉनिटरिंग किस लिए करते हैं? जस्ट टू ट्रैक द रिसोर्सेज कि भाई किसी सर्वर पे अननेसेसरी लोड इंक्रीज ना हो जाए। दैट्स वी लुक फॉर द हार्डवेयर एक्सपेंशन, राइट। एडिशनल हाइपरवाइजर हम ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे को पता है कि वर्कलोड मेरा इंक्रीज हुआ है, कॉन्टिन्यूसली नए नए वीएम्स में स्पिन करता जा रहा हूं। अब उन नए वीएम्स के लिए भी मेरे को स्पेस चाहिए, एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए, तो मैं उस क्लस्टर में एक नया सर्वर क्या कर दूंगा, फिर ऐड कर लूंगा। अंडर द कैपेसिटी मैनेजमेंट। यस, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं दोस्तों, अभी आई हैव ओनली 18 मिनट्स और 5 बजे से मेरा एक नया बैच है, ठीक है। अभी मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है उसकी बात भी नहीं की है आपसे, बस सिंपल सा आपको बता दिया है कि सर्विस अवेलेबल ऑन इंटरनेट, बट एग्जैक्टली मैं अभी कनेक्ट आपको नहीं कर पाया। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मैंने बस आपका क्लियर किया है। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वी कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन्स ऑन अ सिंगल हार्डवेयर, इसको हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग का जो टोटली है ना वो बैकएंड है आपका वर्चुअलाइजेशन। आपसे कोई पूछे कि क्लाउड कंप्यूटिंग जहां होगा क्या ऐसा जरूरी है वहां वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी होगा? 100% आप बोल सकते हैं। विदाउट वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट प्रोविजन क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग को फिजिबल बनाना बड़ा मुश्किल है बिना वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के। और आज भी जितने भी सीएसपी हैं, जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे आपका वो एजोर हो, गूगल हो, अमेजोन हो, सबके कॉन्सेप्ट सेम है। बैकएंड में उन्होंने अपने हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कर रखा है और एक यूजर इंटरफेस क्रिएट किया और आपको वहां से सर्विसेज अवेलेबल कराना स्टार्ट कर दिया है। अमेजोन ने क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को क्यों लेके आए वो मार्केट में, यहां से कल मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगा और दैट विल बी द पार्ट ऑफ अगेन व्हाट इज क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। सर अमेजोन डेडिकेटेड हार्डवेयर भी तो देता है सर। रिजर्व बोलते हैं उसको, डेडिकेट देता है, बट दैट हार्डवेयर कम्स अंडर द क्लाउड कंप्यूटिंग ओनली। डेडिकेट का मतलब ये होता है वहां पे कि उस पर्टिकुलर इंफ्रा पे किसी दूसरे कस्टमर के रिसोर्सेस में प्रोविजन नहीं करूंगा। ओके। उसका मतलब ऐसा नहीं होता कि बैकएंड भी उसका फिजिकल आपको उठा के दे दिया, नहीं। ओके, इट्स मीन कि सीपीयू एंड रिसोर्सेज आर रिजर्व्ड रिजर्व फॉर यू ओनली। ओके ओके, गॉट इट सर। बट उसका वर्चुअलाइजेशन बैकएंड में टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो उसकी मैं आपसे अभी बात करूंगा। कल का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में क्यों आया था, एंड वी हैव द अदर टॉपिक्स आल्सो। तो इस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं स्टॉप कर लेता हूँ।